तो बच्चों आज डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। क्यों पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है, पावर शेयरिंग है क्या, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे शेयर हुई है। इसके एक से दो एग्जाम्पल लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिए हैं। उससे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ दो मॉडल को डिस्कस किया है, एक है बेल्जियम मॉडल और दूसरा है आपका श्रीलंका मॉडल। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम मॉडल को। बेल्जियम मॉडल में देखो, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये मैप है बेल्जियम का। इस मैप में अगर हम बात करते हैं तो ये बेल्जियम का एक नॉर्दर्न हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं फ्लेमिश। ये पार्ट है फ्लेमिश। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वेलोनिया रीजन है। ये वेलोनिया रीजन है। यहाँ हम बात करते हैं, ये साउथ में है। ये जो पार्ट है ये ईस्ट में है। और ये इनकी कैपिटल है। ये जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा, ये इनकी कैपिटल है। इसका नाम है ब्रसेल्स। ठीक है। हमने इस मॉडल को क्यों लिया, यहाँ क्या प्रॉब्लम्स थी और इस कंट्री ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, आइए देखते हैं। बेल्जियम जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, इसमें नदर्न पार्ट जो येलो कलर से शो हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते थे वो डच बोलते थे। और जो वेलोनिया रीजन है, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे। और ये जो ईस्टर्न पार्ट में 1% लोग आपके जर्मन बोलते थे। ठीक है। यहाँ के बाद में ये दूसरा पार्ट है श्रीलंका का। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम एक यूरोप में छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन का भी आधा है। इसकी कैपिटल ब्रसेल्स है। इसका एथनिक कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है। यहाँ 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं उसी ओवरव्यू को। बेल्जियम 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। एक है फ्रांस जो साउथ वेस्ट में है। दूसरा है लग्जमबर्ग जो साउथ ईस्ट में है। थर्ड है जर्मनी जो ईस्ट में है। फोर्थ है नेदरलैंड जो नॉर्थ में है। और ये नॉर्थ सी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसको एक बार मैप से देखते हैं कि कौन सा कंट्री किधर है। अगर पड़ोसी का क्या इम्पैक्ट रहता है यह भी यहाँ देखेंगे। देखिए, बेल्जियम ने जो बॉर्डर शेयर किया है ये फ्रांस, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको मैप देखना है तो कैसे देखते हैं। ये पार्ट नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है ये साउथ वेस्ट है। और यहाँ फ्रांस इसका पड़ोसी देश है। इस पार्ट में नेदरलैंड पड़ोसी है, यहाँ जर्मन है और यहाँ लग्जमबर्ग। तो इन नेबरिंग कंट्रीज का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो नेदरलैंड से जुड़े हुए लोग हैं, यानी इस साइड के लोग, नेदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। तो ये फ्लेमिश रीजन में लोग डच बोलते हैं। किसी भी कंट्री में या तो उसकी खुद की एक नई लैंग्वेज होती है या उस पर उसके पड़ोसी देश का इम्पैक्ट रहता है। यानी इस वाले पार्ट में नेदरलैंड का इम्पैक्ट है और यहाँ डच बोली जा रही है। इधर फ्रांस रहता है जिसकी लैंग्वेज फ्रेंच है, तो इस वाले रीजन में फ्रेंच बोला जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग में लग्जमबर्ग की भी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच और जर्मनी भी बोली जाती है। तो इस वाले पार्ट में फ्रांस का ही थोड़ा सा डोमिनेंस है। अगर हम इस ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में जर्मन जर्मनी है। और इसके इम्पैक्ट की वजह से इस साइड में लोग जर्मनी बोलते हैं। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। एथनिक कंपोजिशन किस तरीके से है, एक बार इसको बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कुछ इस प्रकार है। डच
जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन 59% है। और ये जो रीजन आपको दिखाया जा रहा है येलो कलर का, ये है फ्लेमिश रीजन। फ्रेंच वेलोनिया रीजन में बोली जाती है, जो रेड कलर में है। ये 40% लोग यहाँ रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जो ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ ये जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, ये जर्मन बोलते हैं। आते हैं कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल, इनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 20% लोग डच बोलते हैं, जबकि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। देखो, किसी भी कंट्री की कैपिटल में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जनरली उसे इलीट लोगों की लैंग्वेज मानते हैं, अच्छे लोगों की लैंग्वेज बोला जाता है। तो यहाँ ऐसा उन्होंने फील किया कि 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% जर्मन बोल रहे हैं। इम्पैक्ट क्या आते हैं आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। फ्लेमिश रीजन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 59% लोग रहते हैं जो डच बोलते हैं, और ये नदर्न पार्ट में है। आपको मैप में भी ये दिखाया जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वलोन कम्युनिटी या वलोनिया रीजन की, 40% लोग हैं, फ्रेंच बोलते हैं, सदर्न पार्ट में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये 1% लोग हैं और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं बेल्जियम के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रुसेल्स कैपिटल की। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ टेंशंस बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकर्स, ये टेंशंस कब क्रिएट हुई और इसका रीजन क्या था, आइए एक बार देखते हैं। 1950 और 60 के बीच में डच स्पीकर्स और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में टेंशंस क्रिएट होती है। उसकी कुछ रीजन होते हैं कि टेंशन क्यों क्रिएट होती है, उसको भी समझते हैं। ठीक है। फ्रांस स्पीकिंग माइनॉरिटी वाज वेल्थी एंड पावरफुल, लीडिंग टू टेंशन। जो पावरफुल होता है और जो दूसरी कम्युनिटी, मतलब इतनी भी ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा लो है, जैसे यहाँ जर्मन बोलने वाले लोग 1% हैं, तो वो टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे। टेंशन होती है लगभग बराबर वालों में, 40-60 वालों में, राइट ना। तो यहाँ टेंशन क्रिएट हो रही है। और इसके बाद में तो जो टेंशन क्रिएट हुई है वो क्रिएट हुई है डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स में, क्योंकि डच स्पीकर्स लगभग 59% थे और फ्रेंच स्पीकर्स 40% थे, और ये फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा वेल्दी थे। आइए क्या क्या रीजन थे इनके टेंशन के, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक डेस्पार्टीज। इकोनॉमिक डेस्पार्टीज में क्या है कि फ्रेंच स्पीकर्स वेलोनिया रीजन में रहते थे, जहां पावर हाउस था इकोनॉमी का, बेल्जियम में। यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज थी, यहाँ कोल माइनिंग थी, स्टील प्रोडक्शन था। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो इकोनॉमिकली वैसे ही रिच होंगे। जहां इंडस्ट्री अच्छी होंगी वो लोग इकोनॉमिकली रिच होंगे, इस वजह से ये रिच थे। आगे आते हैं। और डच स्पीकिंग पर्सन फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे, और यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। और आपको पता है एग्रीकल्चर लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू हैवी इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, स्टील प्रोडक्शन, राइट। अगर आप देखो कि इंडिया में जो लोग कैपिटल में रहते हैं, यानी दिल्ली में रहते हैं, यहाँ लोग 100 मीटर 200 स्क्वायर मीटर के फ्लैट्स में रहते हैं, घर में भी नहीं, एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। बट ये मोर रिच हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ हैवी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, यहाँ प्रोडक्शन है, सारी चीजें हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी अच्छी है। जबकि गांव में लोग बहुत, उनके पास 10 बीघे 20 बीघे 50 बीघे जमीन है और उसके बावजूद भी वो इतने डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि इकोन एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो सकता जितना स्टील प्रोडक्शन, कोल माइनिंग, हैवी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इनसे होता है। तो यही रीजन था कि जो डच स्पीकर्स थे वो वीक थे इकोनॉमिकली एज कंपेयर टू फ्रेंच स्पीकर्स। आगे और भी देखते हैं। फिर लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चर डोमिनेंस। सीधी बात है, जिसके पास पैसा है वो डोमिनेंस करेगा। अब जब फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच थी तो कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस
कल्चर में भी दिखाई देगा, लैंग्वेज में भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है आगे देखते हैं। फ्रेंच वॉज डोमिनेंट लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इलीट लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेंच का रोल ज्यादा था। जैसे हमारे यहाँ हिंदी सब बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इंग्लिश का बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है। सारे के सारे वर्क इंग्लिश में हो रहे हैं। सेम यहाँ बिजनेस, एजुकेशन, सभी जगह फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेंस था। डच स्पीकन रीजन में भी फ्रेंच लैंग्वेज का डोमिनेंस था। क्यों? अगर आप देखो कि जैसे हम नदर्न पार्ट में रहते हैं इंडिया के, यहाँ हिंदी डोमिनेंस लैंग्वेज है, बट फिर भी एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन काम, बिजनेस, सारी चीजें इंग्लिश में हो रही हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोई हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति जिसकी इंग्लिश वीक है, भले ही चाहे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी वो इतना डेवलप नहीं कर पाएगा जितना जिसकी इंग्लिश अच्छी है और उसका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है। सेम डच स्पीकर्स में क्या है, वहाँ सब कुछ एजुकेशन वगैरह मोस्टली चीजें फ्रेंच में थी, डोमिनेंस कर रहा था फ्रेंच लैंग्वेज। तो डच स्पीकर्स को ना कभी कभी गिल्टी फील होता था कि हम कैसे जी रहे हैं, हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है ना? उन्हें ऐसा फील होता था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है ना? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर इम्बैलेंस। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसके पास पैसा है वही पावर में रहेगा, यानी फ्रेंच स्पीकर लोग पावर में ज्यादा थे और रिप्रेजेंटेशन डच स्पीकर्स का कम था। ठीक है? स्टेट इंस्टीट्यूशन में भी फ्रेंच स्पीकर्स का बोलबाला था, यानी उनका डोमिनेंस वहां भी था। और यहाँ भी एक ये भी एक रीजन था कि जहाँ टेंशन्स क्रिएट हो रही थी। आगे सोशल एंड एजुकेशनल इनक्वलिटीज, ये भी एक टेंशन का बहुत बड़ा रीजन था। यानी द एजुकेशन सिस्टम फेवर्ड फ्रेंच स्पीकर्स, जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो फ्रेंच को फेवर करता था, विद मोर प्रेस्टिजियस स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। जैसे इंडिया में अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। सेम वहां पर डच स्पीकर्स के सामने ये प्रॉब्लम थी कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट थे वहां सभी जगह फ्रेंच बोली जाती थी। ठीक है? तो जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा और टेंशन क्रिएट हो रही थी। आगे जॉब मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, सेम इंडिया में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको एक अच्छी पोजीशन पर जॉब नहीं मिल सकती। सेम सिचुएशन वहां भी थी, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आप एक अच्छे अच्छी कंपनी में अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगी या एक अच्छी रेपुटेड जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो इस इन सारी चीजों की वजह से जब सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकलती है, और फ्रस्ट्रेशन एक रिवॉल्ट में चेंज हो जाती है। जब ये सारी टेंशन्स हुई तो ये बातें, इनके बीच में जब टेंशन क्रिएट हुई तो ये बातें बेल्जियम की गवर्नमेंट को पता चला। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, आइए देखते हैं। तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने 1917 से 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किए, ताकि कि लोगों को इक्वल राइट मिल सके, लोग अच्छी तरीके से जी सकें। तो क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे उनके अमेंडमेंट में, देखते हैं। सबसे पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर की जो नंबर्स हैं वो इक्वल रहेंगे। ठीक है? इससे क्या होगा कि किसी कोई भी एक ग्रुप के लोग किसी डिसीजन को अकेले नहीं ले पाएंगे, यानी दोनों लोगों की जरूरत रहेगी। एक ये चेंज था। फिर नेक्स्ट चेंज था, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, उनके पास एक सेपरेट वर्क था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सेंट्रल वर्क सेपरेट वर्क था। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है और उसी पर काम करना है। थर्ड चेंज किया था,
Brussels has the separate government in which both communities have equal representation. ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहां की, उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। उस गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जैसे हमारे यहाँ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये इक्वल होंगे दोनों कम्युनिटी से। ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी के ज्यादा हैं एक का कम है, फिर वही डोमिनेंस वाली पोजीशन आ जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि डच स्पीकर्स को इक्वलिटी फील हो रही है। आगे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहां एक तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट भी बनाई, जिसको उन्होंने बोला कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? ये इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यहाँ जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो डच स्पीकर्स थे, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होगी। फ्रेंच स्पीकर्स थे, उनकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। यानी ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी कम्युनिटी में हमारे कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, हमारी लैंग्वेज को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लॉ होने चाहिए। वो सारी चीजें इक्वल थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पर यानी अभी आपको बताया कि डच स्पीकर्स वो अपनी कल्चर को प्रिवेंट करेंगे, वो क्या करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, उन्हें क्या कल्चर प्रिवेंट करने की जरूरत है, वो उनकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो करेगी। सेम फ्रेंच वालों की भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगी। ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, पावर शेयर हो रही है, बैलेंसिंग होती जा रही है। नेक्स्ट, ये जब ये मॉडल वहां फॉलो हुआ तो सिंपल सी बात है, वहां देश में शांति से सारी चीजें चलने लगी, सारे लोग हैप्पी रहने लगे। और इसी को फिर बाद में इसकी कैपिटल को, ब्रसेल्स को, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बनाया। ठीक है। तो इसके बाद आता है एक दूसरा कंट्री है, दूसरा एग्जांपल है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड मतलब जिस कंट्री के चारों ओर पानी पानी होता है, समुद्र में किसी टापू टाइप के जो कंट्री होते हैं उनको आइलैंड कंट्री बोलते हैं। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। इसकी कैपिटल कोलंबो है। यहाँ भी डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है। इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो इस तरीके से है कि सिंघाला स्पीकर्स 74% हैं, तमिल स्पीकर्स 18% हैं, और बचे हुए 6% लोग क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिंघाला दोनों बोलते हैं। अब तमिल को फिर से सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल थे ये 13% थे, और इंडियन तमिल 5% थे। ठीक है। तो ये यहाँ पर एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका दिखाया गया है। ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है, ये एरिया है इंडियन तमिल्स का, ये एरिया है श्रीलंकन तमिल का। ये जो डार्क पार्ट दिखाया जा रहा है, ये है इंडियन तमिल का। ये जो येलो पार्ट है, यहाँ शो हो रहा है कि यहाँ सिंघाला स्पीकर्स रहते हैं। और ये कुछ डॉट टाइप के हैं, जैसे ये जो एक डॉट है, एक ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट शो कर रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ केवल और केवल लैंग्वेज का ही मैटर था बेल्जियम में, जबकि श्रीलंका में लैंग्वेज भी है और रिलीजन भी है। ठीक है। आइए देखते हैं एक बार कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ, तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ सिंघाला स्पीकर 74% थे। ये बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। ये जो ये लोग बुद्धिज्म को मानते थे, जो सिंघाला स्पीकर थे। मोस्टली की बात कर रहा हूँ। तमिल स्पीकर्स में 18% थे। ये मेनली हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनका 13% था, और इंडियन तमिल्स का 5%। ये जो बचे हुए लगभग 7 to 8% लोग हैं, ये क्रिश्चियंस थे जो सिंघाला और तमिल दोनों ही बोलते थे। ये है एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का। मैंने यहाँ एक एक पॉइंट को लिख दिया है। 74% सिंघाला स्पीकर्स थे। ठीक है। और ये डोमिनेंस इन्हीं का रहता था, यही डोमिनेट करते थे क्योंकि मेजोरिटी में है। वहीं तमिल स्पीकर्स 18% थे। इंडियन तमिल्स
5% और श्रीलंकन तमिल्स 18% थे। ये जो इंडियन तमिल्स हैं, ये कैसे आए? इंडियन तमिल्स कैसे आए? ये जो श्रीलंका है 1914-80 से पहले इंग्लैंड की एक कॉलोनी हुआ करता था, जैसे इंडिया भी इंग्लैंड की एक कॉलोनी था। तो यहाँ से कुछ मजदूर के रूप में आए जो चाय बागानों में काम करते थे, और फिर वो यहाँ आकर के बस गए। तो ये इंडियन तमिल्स थे। अच्छा, एक बात तो मैंने और आपको एक्सप्लेन की थी उससे पहले बेल्जियम में, कि या तो किसी कंट्री की खुद की लैंग्वेज होती है या उसके पड़ोसी देश से इम्पैक्ट होता है। सेम सिचुएशन में अगर आपको इसका मैप देखना है, तो श्रीलंका के इस अपर पार्ट में, यहाँ इस वाले पार्ट में, ये जो पार्ट है, यहाँ इंडिया का तमिलनाडु है। यहाँ इंडिया का तमिलनाडु है, और जब इंडिया का तमिलनाडु है और तमिलनाडु में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है तमिल। तो यानी इस लैंग्वेज का इम्पैक्ट यहाँ है। सिंहाला इनकी खुद की लैंग्वेज है, दैट इज ओके, बट तमिल पड़ोस में है, इस वजह से पड़ोस का इम्पैक्ट रहता है। इस वजह से यहाँ तमिल भी बोली जाती है। और आप देख रहे हो ना, यहाँ इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा, सबसे पहले तमिल इसी वाले पार्ट में बोली जा रही है। बीच में सिंहाला स्पीकर्स हैं। फिर ये जो लोग बसे हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो वो तो आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले उस कंट्री के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं। एथनिक कंपोजिशन एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इंडियंस तमिल के बारे में भी बता दिया है। आगे आते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये क्या होता है? अब तो कुछ, श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1948 ईयर था, और वहां सिंघाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही गवर्नमेंट फॉर्म की। यही गवर्नमेंट बनाते हैं 1948 में। इसके बाद में सिंघाला कम्युनिटीज के लीडर ने कंसेप्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट अडॉप्ट किया। इसका मतलब क्या है कि मेजोरिटी में जो लोग हैं वो जैसा चाहें वैसा करें। देखो, ड्यू टू दिस सेवरल चेंज वाज मेड इन श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या था? A law was passed that recognized the Sinhala as the official language, thereby reducing the state of Tamil language. यानी यहाँ आप एक बात देखोगे कि वहां पर दोनों लैंग्वेज को, बेल्जियम में दोनों लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस दिया गवर्नमेंट ने। यहाँ पर क्या है, तमिल को सप्रेस कर दिया और सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। आपको पता है कि इंडिया इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में सारी चीजें कैसे चल रही हैं, क्योंकि वहाँ किसी एक लैंग्वेज पर नहीं, बल्कि जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है, यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, यानी रजिस्टर्ड है वो। ठीक है, एक लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे स्टेट की है, यहाँ है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ 22 लैंग्वेज को ये स्टेटस मिला हुआ है, ये टाइटल मिला हुआ है। तो यहाँ जैसे ही सिंघाला स्पीकर्स को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, तो तमिल्स को लगा कि हमारा स्टेटस रिड्यूस हो गया। बट उसके बाद देखते हैं और क्या क्या हुआ। गवर्नमेंट फेवर्ड सिंहाला एप्लीकेंट्स ओवर द तमिल फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। देखो, बेल्जियम के केस में क्या था कि वहां लैंग्वेज की वजह से लोग पिछड़ रहे थे, वहां डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं था। लेकिन यहाँ ओपनली डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। अगर एक व्यक्ति तमिल बोलता है और दूसरा व्यक्ति सिंघाला बोलता है, तो सिंघाला को प्रेफरेंस ज्यादा दी जा रही थी। यानी गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, जबकि तमिल को नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, द गवर्नमेंट ओपनली सपोर्ट बुद्धिज्म। जो सिंघाला स्पीकर्स थे उनका रिलीजन बुद्धिज्म था और वो उसी को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में फिर जब ये सारी चीजें हैं तो क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक कम्युनिटी ऐसा फील करेगी कि हमारे साथ में सही न्याय नहीं हो रहा है, तो वह क्राइसिस आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, झगड़े भी होंगे। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था? Tensions between the Sinhala and Tamil communities escalate over the time due to issues related to the language
कल्चर एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सारी चीजें आती हैं, लैंग्वेज भी आती है, कल्चर भी आता है, क्योंकि जो डोमिनेट कर रहे हैं उनका कल्चर प्रोटेक्ट हो रहा है, सारी चीजें प्रोटेक्ट हो रही हैं, यहाँ ना कल्चर प्रोटेक्ट हो रहा है, ना लैंग्वेज प्रोटेक्ट हो रही है, ना जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, क्योंकि वही पार्टी डोमिनेट कर रही है और उसी का डोमिनेंस चला आ रहा है, जिस वजह से सिंहाला स्पीकर ही उनकी पॉलिटिकल पावर में जा लाते हैं। सेकंड, सिविल वॉर। सिविल वॉर स्टार्ट होता है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, 1983 में ये स्टार्ट होता है और 2009 में जाके ये एंड होता है। ये होता कैसे है? श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले हैं वो एक का पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, यानी लिप्टे जिसे बोलते हैं। ये एक मिलिटेंट ग्रुप बोला जाता है, यानी एक आतंकवादी टाइप का ग्रुप बनता है। ये क्या करता है? ये लड़ता है सरकार से, डिमांड करता है कि या तो हमें इक्वल स्टेटस दिया जाए या तमिल लोगों के लिए एक अलग से स्टेट दे दिया जाए जो नॉर्थ है और श्रीलंका के ईस्ट पार्ट में है। इसके बाद फिर क्या है, लिट्टे को जो लीड कर रहे थे वेलुपुलाई प्रभाकरन लीड कर रहे थे। अब आपको पता है कि किसी गवर्नमेंट के पास में ना ट्रेंड आर्मी होती है, ठीक है। अब इन लोगों के पास में कोई ट्रेंड आर्मी तो नहीं थी, तो ये युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो ऐसे युद्ध को बोला जाता है गोरेला युद्ध। तो इसको गोरेला वेलफेयर टैक्टिक्स एंड सुसाइड बॉम्बिंग। तो इसमें क्या होता है, लोग छुप करके लड़ते हैं, यानी जैसे ही जैसे ही कोई सिंघाला स्पीकर्स का कोई आर्मी का आदमी गया या फिर आम पब्लिक गई, तो या तो वहां पे सुसाइड बॉम्ब करा दिया, कोई एक व्यक्ति गया और वहां जाके बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया, खुद भी मरा और बहुत सारे लोगों को लेके मरा। या कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पीछे से हमला कर दिया, राइट। तो इस तरीके से वो छुप के लड़ते थे और ऐसे वार को बोलते हैं गुरिल्ला वार। यानी जैसे ही मौका लगे कुछ भी कर दो, बस मौके की तलाश में रहते थे, ये सामने से नहीं लड़ते थे, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं थे। ट्रेंड तो आर्मी, गवर्नमेंट करती है आर्मी, ठीक है। इसके बाद में सिविल वार जब एंड होता है 2009 में, श्रीलंकन मिलिट्री लिट्टे को डिफीट करती है, बट उसके नेशन पर एक मार्क जरूर छोड़ दिया जाता है कि क्यों ये युद्ध हुआ, इसकी वजह क्या थी। जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में फोकस किया गया कि यूनिटी को प्रमोट किया जाए, इन्हें इक्वल स्टेटस दिया जाए। बट अगर काश ये पहले ही कर लेते, 2009 तक ये चीजें ना देखनी पड़ती। कितने लोगों ने कंट्री को छोड़ा, कितने लोग भूखमरी के शिकार हुए, क्योंकि जब भी वॉर होती हैं तो उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ती जाती है। इसके बाद अब आता है मेन पॉइंट, व्हाट इज पावर शेयरिंग, डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among various organs of government, different level of government and various social groups to ensure that no single entity monopolize power। देखो, पावर शेयरिंग का सीधा सा मतलब है कि पावर को किसी एक व्यक्ति के हाथ में न दे करके अलग अलग ग्रुप्स में, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में बांट दी जाती है, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट में बांट दी जाती है, और कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, अपना अपना काम करें, तो सारी चीजें बैलेंस रहती हैं। तो इससे क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं होती कि उसने जो चाहा वो कर लिया, जो नहीं चाहा वो नहीं हुआ, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट देखे जाते हैं, लोगों के हित देखे जाते हैं कि किसको क्या इंटरेस्ट है, किसको नहीं है। नेक्स्ट, it help in maintaining political stability in a democracy by accommodating diverse group and interest। इसमें क्या होता है, जब पावर शेयर कर दी जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल में, तो जो एकोमोडेशन बना रहता है, एक समायोजन बना रहता है, लोग आपस में मिलजुल करके काम कर रहे होते हैं, एक स्टेबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चला सकता है। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डेमोक्रेसी करेक्टली चल रही होती है। इसके बाद में है इम्पोर्टेंस क्या है पावर शेयरिंग की। देखिए, यहाँ अगर आप पावर शेयर करते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो टेंशन्स हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में और क्या है,
यूनिटी प्रमोट होती है। जैसे इंडिया ही ले लो आप, इंडिया में कितनी डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले रहते हैं, फिर भी उसके बाद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं कि सभी में एक चीज निकल के आती है, राइट। इसके बाद में एनहांस डेमोक्रेसी। अगर वास्तव में कोई कंट्री कह रहा है कि वो डेमोक्रेसी है, तो उसको पावर को डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा, पावर को शेयर करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो पावर शेयर नहीं करते, तो वो वाकई डिक्टेटरशिप चला रहे हैं या कुछ और हो रहा है, बट वो एक्चुअली डेमोक्रेसी नहीं है, बस वो नाम की डेमोक्रेसी है। प्रोटेक्ट राइट्स। अगर पावर आपने शेयर कर दी है तो आपके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। सपोज कल आपसे कोई बोल दे कि आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते, यानी आपकी रैंक 1 भी आ जाएगी तब भी आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि ये आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, गवर्नमेंट का जो सेकंड ऑर्गन है जुडिशरी, आप वहां जाओगे, वहां बोलोगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले सकता, या तो कोई ठोस वजह होगी, अदरवाइज गवर्नमेंट यहाँ हारेगी और आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है। सपोज सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट के जो हेड हैं इस टाइम वो है मोदी। कंट्री के हेड की बात नहीं कर रहा हूँ, कंट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो है मोदी। अगर मोदी ने कोई रूल निकाला कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो ए नाम का है, इसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये व्यक्ति अपने अपनी यहां से जाता है, जो जुडिशरी है वो भी सपोज अगर ऑर्गन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो यानी वो भी मोदी के पास में है। तो ये व्यक्ति जैसे ही यहाँ जाएंगे, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके पास जाएंगे, तो सिंपल सी बात है ये वही डिसीजन लेंगे जो इन्होंने पहले लिया है, यानी उस व्यक्ति के राइट्स का वायोलेशन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर होती है, तो वो अपना काम करते हैं, और इसी को चेक एंड बैलेंस बोलते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, राइट। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद आता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर को कैसे शेयर करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो पावर है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंट रहती है। लेजिस्लेटिव मतलब जो हमारे एमपीज हैं, अगर सेंट्रल पे बात करते हैं, ये पावर को, ये जो एमपीज हैं ये लॉ बनाते हैं संसद में बैठ के। एग्जीक्यूटिव यानी जो हमारी सरकार है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। कानून संसद से बनता है और सरकार उसे इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी उसका रिव्यू करती है कि क्या ये रूल सही है या गलत है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये रूल सही नहीं है, तो वो उस लॉ को रिमूव भी करा सकती है, ठीक है। ईच ऑर्गन्स एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड चेक एंड बैलेंस अदर, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करता हुआ चलेगा, ठीक है। इसके बाद में है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हॉरिजेंटल चलता है ऐसे, ये आपने देखा होगा। वर्टिकल का मतलब है ऐसे, यानी अपर पे है सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल। ये चीजें चल रही होती हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। यानी यहां सेंट्रल के पास, सेंट्रल अपनी कुछ पावर को स्टेट को दे देता है कि आप इस तरीके से काम करेंगे। स्टेट अपनी कुछ पावर को लोकल बॉडीज को दे देता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज को, या आप बोल सकते हैं कि गांव में जो लोकल लोकल होता है, यानी ग्राम प्रधान, ये जो होते हैं इनके लिए। तो ये ये लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। और ऐसा ही बेल्जियम में गवर्नमेंट बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकती है। तो ये 3 लेयर था, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब बताया था कि बेल्जियम के केस में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई थी जो अपनी कम्युनिटी के लिए ही काम करती थी, ठीक है। तो इसके बाद में है पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर दे दी जाती है, कुछ ग्रुप्स को पावर दे दी जाती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, पावर बैलेंस रहती है। जैसे हमारे जो लेजिस्लेटिव में एक पोस्ट होती है जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं,
तो उसके पास में जो उसको स्टेटस मिला हुआ होता है वो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, ताकि वो सारी चीजें चेक कर पाए। कंपनी के जितना जितना भी हमारा कंट्री है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए एक सीएजी अलग से ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो ऑडिट करता है कि पैसा कहाँ से कितना आया, कैसे खर्च हुआ। तो अलग अलग ऑर्गन्स में भी पावर को शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था, बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किसी भी पावर शेयर का मतलब है कि कैसे पावर को शेयर करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन कर दिया, यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया। कभी कभी क्या होता है, वो एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हम पावर ऐसे ऐसे शेयर करेंगे, और फिर एग्रीमेंट टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आता है कि पावर शेयर करने के बाद में चैलेंज क्या क्या आते हैं। ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग की बेनिफिट ही बेनिफिट है, चैलेंज भी है। देखो, जब पावर एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के पास में नहीं है, और आप भी ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता डिफरेंट होती है, हर व्यक्ति के गोल्स अलग हैं। तो कोई किसी पॉइंट को प्रायोरिटी दे रहा है, कोई किसी पॉइंट को प्रायोरिटी दे रहा है। और कोई भी कोई भी एक लॉ है, अगर उसे पास करना है या किसी भी एक योजना को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कई हायरार्की से होके पास होती है। तो ये एक चैलेंज है कि टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है ना। लेयर्स बन जाती हैं गवर्नमेंट में और टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। इसके बाद में और भी क्या है, कोऑर्डिनेशन इशू हो जाता है। पावर हमने शेयर कर दी, अगर हमने लगातार कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या टीम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जो पॉलिसी बनाई हुई है वो या तो डिले हो जाएगी या इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पोटेंशियल डेडलॉक भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब पावर एक व्यक्ति के पास में नहीं है, किसी डाइवर्स ग्रुप के पास में है, तो सबके गोल अलग अलग हैं। तो वो पोटेंशियल की भी बात है कि कौन किस चीज पर काम कर सकता है, राइट। के बाद आता है, तो यही सारी चीजें हैं। और रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी, जब काम ढंग से नहीं होगा, जब एक लेयर में होकर पास होता है, तो फिर एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपका हुआ एंड। और